Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj. Welcome all of you और आपका स्वागत करते हुए स्टार्ट करेंगे हम. We are going to continue lesson number 5, the fundamental unit of life. This is our continued 10th video from the lesson, and this video we are going to continue to our topic, contribution of the scientist in cell development and some other questions with related to the lesson. Cell, a fundamental and structural unit of life, and which type of cell division is required for the growth and repair of body, and which type is involved in the formation of the gametes. ये 3 क्वेश्चंस को लेकर हम आपके साथ चलेंगे इस कंटिन्यू वीडियो नंबर 10 के साथ. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट देखेंगे. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. रॉबर्ट हुक वे व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस. उन्होंने कॉर्क की स्लाइस बनाई और उस स्लाइस का अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन करते हुए उन्होंने सेल्स को सबसे पहले देखा था विथ हेल्प द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. उनके ज़माने में माइक्रोस्कोप जो आज के ज़माने में हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं थे. उन्होंने सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप छोटा सा बनाया था और उस माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्होंने एक कॉर्क स्लाइड्स ली थी और उस स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करते हुए सबसे पहली बार उन्होंने सेल को देखा था. ये साल था 1665. दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो बात आज से कितने साल पहले की है आप सोच सकते हैं. ये बात 355 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था. ओके, ल्यूवेनहॉक 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. ल्यूवेनहॉक ने इसके बाद 1674 में माइक्रोस्कोप को थोड़ा आधुनिक बनाया, मॉडर्नाइज किया, इसे इम्प्रूव किया एंड डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर. और उन्होंने सबसे पहली बार पॉन्ड वाटर के अंदर, मतलब कि तालाब के पानी के अंदर फ्री लिविंग सेल को देखा जो मुक्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे. It has the Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. इसके बाद धीरे धीरे जो डेवलपिंग था वो डेवलपिंग आगे बढ़ता गया बायोलॉजी का, और इसके बाद 1831 में एक नोटेबल फिर से डिस्कवरी हुई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा. उन्होंने सेल के न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया. ठीक इसी तरह से 1839 के अंदर परकिंजे ने कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उन्होंने पहली बार उस टर्म्स को देखा और इसे नोटिस करते हुए इसे प्रोटोप्लाज्म नाम से इसे पहचान दी. ओके, द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. सेल थियरी के बारे में बात करें, कोशवाद के बारे में बात करें, तो ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो कंपोजिशन है प्लांट और एनिमल्स, जो कंपोज तैयार होता है प्लांट और एनिमल्स का, ये सेल थ्रू होता है एंड दैट द सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट. और ये काम सबसे पहली बार समझाने का 2 बायोलॉजिस्टों ने किया था. इसके नाम थे स्लेडन और स्वान, और ये काम उन्होंने किया था 1838 और 39 में. The cell theory was further expanded by the Virchow 1855 by the suggesting that all the cell arise from the pre-existing cell. जिसके बाद कोशवाद आगे बढ़ा, कोश थियरी, सेल थियरी आगे बढ़ी और सेल थियरी को आगे एक्सपांड किया था विश्रो ने 1855 में, जब उन्होंने सजेस्ट किया कि सेल है जो न्यू सेल बॉर्न होता है, ये न्यू सेल अपने पेरेंटल सेल से बॉर्न होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो अराइज होता है. एंड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया 1665 में, आज से 355 साल पहले रॉबर्ट हुक ने अपने लिए एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप में सेल्स को सबसे पहली बार उसने देखा था. इसके बाद 1940 में, इसके बाद 1940 में मतलब कि कितने साल हुए, 235 और 40, 275 साल के बाद, 275 ईयर्स आफ्टर, इतने सालों के बाद
माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी डिस्कवरी हुई एंड इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जिसके बाद सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसे समझने में और इसे ऑब्जर्व करने की आसानी हुई एंड इट्स अ वेरियस ऑर्गेनल्स, और बाद में हम इसके ऑर्गेनल्स के बारे में जानने लगे। तो ये था इतिहास, ये था हिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी पर काम किया इसके बारे में। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट था जिसमें हमने कहा कि दो बायोलॉजिस्ट थे, स्वान एंड स्लाइडन, जिन्होंने सबसे पहली बार इस थियरी को आगे रखा, इस विचार को आगे रखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ द सेल्स एंड दैट आर द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इस बात को लेकर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहा जाता है? अ सेल इज कैपेबल to independently carry out all necessary activities of the life। सिंगल सेल के पास भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली जो नेसेसरी एक्टिविटीज है लाइफ के लिए, वो सारी एक्टिविटीज को वो कैरी आउट कर सकता है। सो दे आर कॉल्ड द बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यही कारण है कि जिसके कारण सेल को बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। तो ये इसके पीछे की मेन वजह है जिसको लेकर हम इसे फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं। ओके, आगे के लेसन में भी हमने देखा था, आगे जो डिफरेंट पॉइंट्स देखे थे इसमें, कि इस सेल दस एक्वायर्ड द स्ट्रक्चरल एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स अ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इज अ स्पेसिफिक वे। द सेल दस हैज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। इस सेल है वो एक्वायर करता है स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन, काम करने के लिए एक क्षमता, और इसके लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन अ स्पेसिफिक वे, क्योंकि हर एक सेल की अपनी एक स्पेसिफिक वे है जिसके द्वारा वो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स है इससे रिलेटेड बनता है। Thus the cell has the basic structure organization, and this helps the cell to perform the function like the respiration, obtaining nutrition and clearing the waste material or forming the new proteins, and thus the cell is called the fundamental structure unit of the organism and it is the basic functional unit of life। तो ये इसके पीछे की मेन वजह है। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड विच टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हमें देखनी है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अगर जो कोई सेल है वेर एंड टेयर हुआ है तो उसकी जगह पर इसके रिपेयरिंग करने के लिए या उसकी जगह पर कोई नया सेल लोकेट करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जिसकी आवश्यकता है, ये सेल डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड ठीक है, इसी तरह से मियोसिस का काम है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करना, मतलब कि सेल डिवीजन से वन सेल में से, पेरेंटल सेल में से टू न्यूबॉर्न सेल है उसे मेंटेन करने में इसकी जरूरत पड़ती है। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से माइटोसिस के हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरत पड़ती है। देयरफॉर द सेल डिवीजन इज नॉट सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन की, कि एक सिंगल पेरेंटल सेल में से डिवाइड होके, डिवीजन होके क्रोमोसोम्स है दो पार्ट में, दो हिस्सों में बंट जाता है, और दो हिस्सों में बंटने से इसमें से न्यू टू बॉन्स होते हैं सेल, और इस तरह से सेल डिवीजन होता है। लेकिन जो हमारी टोटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ डिवीजन काफ़ी नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से दो प्रकार के डिवीजन, सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों को मिलाकर जो टोटल वर्क है जिसके द्वारा हमारी बॉडी है, इसमें इस टाइप के सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ देखा जा सकता है, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी सेल्स देखा जा सकता है, और तीसरी बात है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ये यहाँ पर पॉसिबल बनता है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे हमारे इस वीडियो को लेकर, जो हमारा कंटिन्यू वीडियो नंबर 10 है। यहाँ पर आपको एक होमवर्क भी देना है, सो प्लीज़ नोट डाउन योर होमवर्क एंड लेट्स सी केयरफुली फ्रॉम द बोर्ड।
गिव द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको एक डिफरेंस राइट डाउन करना है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज द सिंगल सेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टीसेल्युलर हैज मोर देन वन cells from shows the metabolic process, and therefore it is called the multicellular organism। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर में सिर्फ सिंगल सेल होता है। दूसरा कि यूनिसेल्युलर के अंदर जो सिंगल सेल होता है वो सारे के सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है इसे एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन ऑफ फूड हो, एक्सक्रेशन हो, ऐसी कोई भी प्रोसेस हो, ये सिंगल सेल के द्वारा सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, और इस सेल से चलते हुए इसमें से टिश्यू फॉर्म्स होते हैं, और टिश्यू से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और ये ऑर्गन से सिस्टम बनती है। तो हर एक सिस्टम अपने एक खास काम से जुड़ी हुई होती है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो वर्क है उस वर्क में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर वर्क है वो आपको श्रम विभाजन के दौर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि आप जानते हैं, अमोइबा, प्लाज्मोडियम, स्यूडोमोनास, ऐसे बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इसके अलावा जो भी लिविंग बींग्स है, डिफरेंट प्लांट्स है, फिर ह्यूमन है, रेट्स है, ममाल्स है, रेप्टाइल्स है, इन सारों का हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, गिव द 5 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस की थी न्यूक्लियस पॉइंट के साथ, और तब भी आपको एक डिफरेंस रेडी करने को बोला था। फिर से एक बात आपको याद करा दें, ये डिफरेंस आपको 5 पॉइंट्स में राइट करना है, और ये 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले साइज ऑफ द सेल, जैसा कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, और यूकैरियोटिक है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा है न्यूक्लियस को लेकर, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, और सिंगल क्रोमोसोम्स इसके अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और मोर देन 1 क्रोमोसोम्स वहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ऑर्गेनल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में ऑल प्रेजेंट्स हैं। रिबोसोम्स के हिसाब से रिबोसोम आर 70s एंड रैंडमली स्कैटर्ड देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में 80s रिबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड कैन बी प्री और अटैच टू ER, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या तो वो अटैच हैं या फिर अलग से देखने को मिलेंगी। और सेल डिवीज़न की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीज़न सिंपल फिशंस के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक में जो डिवीज़न होता है वो अभी जो हमने देखी दो प्रोसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये सेल डिवीज़न टाइप्स ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होता है। तो ये था आपका होमवर्क। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह से ये जो पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस किए ये आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश होगी। इस उम्मीद के साथ आपसे आपका धन्यवाद करते हुए साथ में आपको बता दें कि ये यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 5 में टोटल कुल मिलाकर हमने आपको 10 वीडियोस दी, और 10 वीडियो के द्वारा हमने एंटायर लेसन पूरा कवर करने की कोशिश की है। साथ में आपको होमवर्क भी देते रहे हैं, ज़रूर पढ़ने पर आपको लेवल डायग्राम कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ये भी इंस्ट्रक्शन देते रहे। आपने ये सारे के सारे वीडियो अच्छी तरह देखे होंगे, इंस्ट्रक्शन सुने होंगे, वीडियो को भी सुना होगा, देखा होगा, और अच्छी तरह से इसे तैयार किया होगा। इस उम्मीद के साथ अगर जो फिर भी ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर से देखकर इस लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। इस उम्मीद के साथ करेंगे, इस उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड सी यू लेटर।